दैट्स रियली वंडरफुल। तो अब गोयल साहब से पूछेंगे, इतना अच्छा आपका इनिशिएटिव चल रहा है, पूरे राज्य में इसकी चर्चा है, तो सर कहाँ से एक आप मॉडल आप लेकर आए और कैसे आपने इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट किया? सबसे पहले मैं रिपोर्टर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह से हरियाणा ग्रोथ समिट रखा, और आपको भी लता जी की आपने इस इनिशिएटिव को लिया, तो निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक आपने बात की, मैं भाई साहब की बात में बात जोड़ता हूँ। हमारा हरियाणा, शायद कहूँ कि मैं नंबर 1 हो तो कम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका एक इंडिकेटर क्या है। कहीं भी खेलों की बात आती है तो हरियाणा का नाम नंबर 1 पे आता है। कहीं भी देश की सेवा करने की बॉर्डर पे बात आती है तो हरियाणा का नाम नंबर 1 पे आता है। तो वो दोनों ही काम यदि आदमी फिट होता है तो ही कर पाता है। और आपने एक बात कही कि ग्रोथ में या ग्रोथ के मायने जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले हेल्थ से होके जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया। लेकिन हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि हेल्थ ओवरऑल क्या है। हेल्थ मुझे लगता है कि तन मन, जो आदमी हर तरीके से यदि संतुलित होगा तो ही वो कहीं ना कहीं हेल्दी होता है। तो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन है तो स्वस्थ तन होगा। तो आजकल देखेंगे कि आप हेल्थी और हेल्दी रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी बहुत सारी अप एंड डाउन्स लाइफ में आदमी मनोबल से कहीं कमज़ोर है, कहीं ऐसे दुख और सुख की घटनाएं मिलती रहती हैं कि वो बंदा इनबैलेंस हो जाता है। तो हेल्दी रहना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो गया है। आज खाना पीना सब कहीं ना कहीं प्रदूषित हो गया है। आपने केनविन के मॉडल की बात की, तो केनविन ने भी इसी विषय पे इसकी ज़रूरत को समझते हुए कि हमें एक आम जन के लिए, उसमें कोई जाति का भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं, छोटे बड़े का नहीं, हर परिवार के लिए कोई एक ऐसा इनिशिएटिव हो जहां हम कोई कंट्रीब्यूट कर पाएँ, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और जहां ग्रोथ की बात की आपने, ग्रोथ हेल्थ दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यदि हम, क्योंकि एक शहर की ग्रोथ इस बात से मानी जाती है कि वहाँ के आम आदमी का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, इसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। और आदमी हैप्पी जब रह पाता है जब वो परिवार स्वस्थ होता है। घर में एक भी मेंबर बीमार होता है तो वो परिवार कहीं ना कहीं खुश नहीं हो पाता। पहली बात तो वो बीमार है तो इसलिए दुखी है, फिर इस बात से दुखी है कि उसको वो बजट जो उसको हेल्दी रहने के लिए उसके पॉकेट पे वजन पड़ रहा है। तो इसी विषय पे हमने काम शुरू किया। और जब नीयत अच्छी हो, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क हो, तो अच्छे लोग अच्छे दोस्तों का साथ मिल जाता है। और कहीं ना कहीं जरूरत बहुत बड़ी थी, तो आज सीएमओ साहब बैठे हैं, अनुज भाई बैठे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने कोशिश की। और सोसाइटी में सोशल वर्कर्स हैं, एक वॉलंटियर की बड़ी टीम है। आज 5 पॉलीक्लिनिक, आरोग्य धाम, कैनविन आरोग्य रथ, तो करीबन 1500 से 2000 परिवार लाभान्वित होते हैं। तो एक सुकून मिलता है मन को कि आज हम किसी न किसी परिवार की हेल्प कर पाए। तो वो जो सुकून मन को मिलता है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी मिलता है कि थोड़े पैसे में एक व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल रहा है। पहले हम हॉस्पिटल जाते थे तो सबसे पहले जेब की तरफ देखते थे कि यार कितने पैसे लगेंगे, वो पैसे का जुगाड़ है या नहीं है। अब वो शायद थोड़ा हमने उस पर काम किया है। तो ऐसे बहुत फीडबैक मिलते हैं कि आए, हमने सोचा 2-3 हज़ार रुपये खर्च होंगे, मेरा 200 रुपये में काम चल गया, 300 में काम चल गया, तो एक मन को सुकून मिलता है। तो इसी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जुबान पर कैनविन का नाम है तो कुछ तो वाकई में आप अच्छा कर रहे हैं जी देखिए, अच्छे की डेफिनेशन तो हर व्यक्ति की अलग है, लेकिन मेरे लिए मेरे अच्छे की बात यह है कि जहाँ मन को सुकून मिले वो अच्छा काम होता है। और तो मुझे इससे अच्छा काम लगता नहीं है। एक ज़बरदस्त कंटेंटमेंट दिल दिमाग में रहती है और वो अंदर से एक संतुष्टि का भाव भी रहता है। तो मुझे तो जीवन की सार्थकता उसी में लगती है कि किसी न किसी एक भाई की हम हेल्प कर पाएँ, किसी न किसी के दुख में काम आ पाएँ, और किसी की तकलीफ में यदि पहला नाम यदि वो कैनविन का या हमारे बारे में वो सोचता है तो ये जीवन की सार्थकता भी मैं उसी में मानता हूँ। तो हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जिस काम में लगा हुआ है उसके कामों में कोई ना कोई एक हिस्सा उसका ऐसा होना चाहिए कि वो तन से, मन से, धन से, विचार से, आप कोई भी कंट्रीब्यूशन की थॉट के साथ काम करें तो प्रभु आपके काम में भी बरकत देता है और कहीं ना कहीं जीवन को भी सफलता और सार्थकता मिलती है। बहुत बहुत बधाई आपको कैनविन के लिए। धन्यवाद जी। अब मैं वीरेंद्र सर से पूछना चाह रही हूँ कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया हो गया हमारे राज्य का, और ये हमारे देश के ही नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि अब दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने आते हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, बेशक सारी सर्विसेज हमारे वहाँ पर हैं, इक्विपमेंट्स बेस्ट हैं, कहीं ना कहीं मन में एक शंका आज भी है, ये कैसे जाएगी सर? कुछ हमारे पास प्लान्स हैं?
हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आपको सभी को इस बात का मालूम होगा, ये हमारा सौभाग्य था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हमारे 700 बेड के अस्पताल का टेंडर भी फ्लोट हो गया और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सारा पैसा हमें अवेलेबल हो गया। तो आने वाले दिनों में हम इस पर कोई वो बात ना करें, चाहे कोई भी सरकार आए, और आने वाले दिनों में गुड़गांव डेफिनेटली हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसमें 700 बेड का सिविल हॉस्पिटल होगा। ऐसा अभी तक तो कहीं हुआ नहीं है, तो ये इमटेरियल है हमारे लिए इस बात के लिए। तो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और लंबी छलांग हम ये लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन में थे, लेकिन संभवतः वो अब कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से या वो दूसरी, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और प्रिंसिपल अप्रूवल वो गवर्नमेंट का एक पार्ट है, वो आने वाली कोई भी सरकार हो उसके साथ हमें मिलते रहेंगे। अभी आपने जो बात की कि प्राइवेट सेक्टर की, डेफिनेटली गुड़गांव सबसे बड़ा मेडिकल हब आज की डेट में हिंदुस्तान में है, और भारत के कहूँ या इंडिया का नाम जो है डेफिनेटली बहुत, और उसमें गुड़गांव का नाम हेल्थ सेक्टर में बहुत ऊंचे मकाम पे है। अब आपने बात की कि हमारा गवर्नमेंट सेटअप में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा सेक्टर 10 जो सिविल हॉस्पिटल है, देखिए कमियां कभी ज़िंदगी में पूरी जिस तरह से दूर नहीं हो सकती, आप जितना प्रोग्रेस करेंगे। और अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट ने बात की थी, अगर कभी मुझे मौका मिला तो उस बारे में मैं बात करूँगा, चाहे वो निशु थे, चाहे अमित जी थे, और चाहे दीपिका जी ने डिजिटल की बातें करी। तो आने वाले टाइम में हम भी हेल्थ में डिजिटलाइजेशन, हेल्थ नहीं, एवरी सेटअप, हर जगह डिजिटलाइजेशन इज़ बाउंड टू हैपन। हमारी ज़िंदगी सिर्फ डिजिटलाइज, मैं अगर कहूँ तो मजाक के तौर पे कहूँ तो डिजिटलाइज ही होने जा रही है। तो अब बात कर रहे थे हम क्वालिटी की या भरोसा या कैसे दिलाया जाए लोगों को, तो मैं सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेट अगर मैं कहूँ तो जून की बात है, 21 जून को हमको दिल्ली में बुलाया गया, और जो हेल्थ सेक्टर के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स थे या जिन्होंने क्वालिटी में, एक स्टैंडर्ड होता है हमारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, उसको एनक्वास बोलते हैं। तो ये उन्हीं हॉस्पिटल्स को दिया जाता है जो एक डेफिनेट 20 पैरामीटर्स के करीब होते हैं किसी एक सिविल हॉस्पिटल के, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और सर्विसेज तक की सभी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। चाहे उसमें आपकी सिक्योरिटी शामिल हो, चाहे उसमें आपकी मेडिसिन की वो हो, चाहे आपकी लैब शामिल हो, चाहे आपके डॉक्टरों का व्यवहार शामिल हो, डिस्चार्ज हो, एडमिशन्स में क्या आप नोट्स डालते हैं, सारी चीज़ें, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। 20 तो सिर्फ मैंने आपको एक ब्रॉड टर्म में बताया, अदरवाइज ओवरऑल उस चेक लिस्ट में अराउंड 1000+ जो होते हैं पैरामीटर्स चेक करते हैं। और आप विश्वास करिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं हमारे सेक्टर 10 के सिविल हॉस्पिटल के आए, और उसके बाद हमारे सिविल हॉस्पिटल को पूरे इंडिया के हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स लेवल्स की बात कर रहा हूँ, उनके सामने प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। 10 मिनट का टाइम दिया गया कि बताइए कि दूसरे लोग आपसे क्या सीख सकते हैं। तो ना केवल हम इस पे ये काम कर रहे हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल का बताया, आने वाले दिनों में हम एक टारगेट लेके चलें, जितने भी हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हों, जो सब सेंटर लेवल जो हम जिसको बोलते हैं, तो सबसे हमारी छोटी यूनिट है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, चाहे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हों, ये हमारा टारगेट है कि इस साल दिसंबर तक 50% हम सभी को एनक्वास का स्टैंडर्ड, यानी इन पैरामीटर्स पे हम खरा उतारने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी अभी तक का जो टारगेट था यानी जून तक का, वो हम पूरा कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में 2025 तक का हमारा ये टारगेट है कि हम सभी इंस्टीट्यूट्स को जो है एनक्वास स्टैंडर्ड, यानी एक जैसे इंडस्ट्री में आपका ISI स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही हेल्थ में NABH जो होता है वो प्राइवेट सेटअप के लिए सेटअप जो है उनके लिए स्टैंडर्ड होता है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए एनक्वास एक स्टैंडर्ड होता है। तो वी आर गोइंग टू अचीव कि 2025 तक हमारे सभी जगह जो है ये स्टैंडर्ड लागू हो जाएं, सो दैट कि हम एक क्वालिटी सर्विसेज के साथ साथ लोगों को एक एश्योरेंस और भरोसा दे सकें। इसी के साथ अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप एक महंगा ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि आप एक्चुअली किधर जाएं। एक तो गाइडेंस की थोड़ी सी कमी है कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, आपके घर में कुछ ऐसा डायग्नोस हो जाता है किसी इंसान में, तो वो किस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जाए, और उसमें अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर परिवार के लिए।
तो ऐसे में आपको लगता है कि पीपीपी मॉडल कहीं ना कहीं हेल्प करेगा लोगों के लिए इन सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाने में, और क्या कुछ हम उस डायरेक्शन में कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे ऑलमोस्ट सभी जिला स्तर के अस्पतालों पे पीपीपी जो मोड पे हम काम कर रहे हैं, और 4 तो हमारे ऐसे जिला स्तर के अस्पताल हैं जिनमें हम कार्डियक जो या कहूँ कार्डियोलॉजी सर्विसेज हैं वो भी हम पीपीपी मोड के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पीपीपी मोड का फ़ायदा डेफिनेटली बहुत होता है। जो हमारे सभी जिला अस्पतालों पे सीटी एमआरआई की अगर मैं बात करूं तो सीटी एमआरआई तकरीबन हम मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो हम सीजीएचएस रेट से भी कम रेट पे ये पीपीपी मोड पर हमने सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं, और ये पिछले दशक से भी ज़्यादा समय से ये काम चल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये काम होते हुए। बिल्कुल पीपीपी मोड पे कार्डियोलॉजी में जैसे मैंने बताया, उसमें आप अगर एक स्टंट जो हम नॉर्मल सभी लोग जानते हैं, मैं इसलिए उसका प्रोसीजर की सीधा नाम लेने की बजाय आम जन की भाषा में अगर मैं बात कहूँ कि स्टंट या छल्ला डलने का खर्चा जो अगर बाहर तकरीबन 2.5 से 3 लाख का होता है, तो हमारे यहाँ 48 से लेके 78,000 डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोसीजर्स उस पर हो जाता है। और डायलिसिस हमारे ऑलमोस्ट 19 डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है सर्विसेज जो है, और वहाँ जो कुछ कैटेगरीज तो हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हैं, और चाहे वो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, चाहे बीपीएल हों, और अन्य जो हों वो एक लिस्ट है। उसके अलावा जो लोग सामान्य वर्ग से भी आते हैं, जो इन कैटेगरीज में जो फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विसेज नहीं होती, उनको भी हार्डली दे हैव टू पे 500 to 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ तक तो ऑलमोस्ट हर एक का डायलिसिस ही हमारे पास हो जाता है। और ये फैसिलिटी जैसे मैंने बताया कि बीपीएल और हमारे इंडोर और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये हमारे। एंड द सेम इज़ फॉर द कार्डियोलॉजी आल्सो। अगर हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बीपीएल को बिलोंग करता है, हरियाणा के निवासी जो हैं, उनको भी कार्डियोलॉजी के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता हमारे यहाँ पे। अगर और सेम सिटी एमआरआई के लिए अगर आप हमारे सिविल हॉस्पिटल में सिटी और एमआरआई कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, बीपीएल को बिलोंग करते हो, और अदरवाइज भी आल्सो अगर आपको पुअर फ्री कोई या ट्रोमा का कोई केस है, अचानक कोई एक्सीडेंट के केसेस है, उनको सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करते हैं। जो उनकी सिटी और एमआरआई का कोई उनसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता। तो डेफिनेटली पीपीपी एक कामयाब मॉडल है, और आने वाले दिनों में मैं क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है इसलिए मैं कुछ चीज़ें और डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन संभवतः वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। मैंने फिर कहा क्योंकि हमारा इस जो चीज़ों से वास्ता नहीं है, जो भी हो गवर्नमेंट कोई भी आने वाले दिनों में फॉर्म होती हैं या रहें, तो वो प्रोसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस दे विल कंटिन्यू, और वी आर एक्सप्लोरिंग पीपीपी मोर एंड मोर। दैट्स वंडरफुल। द आइडिया बिहाइंड दीज डिस्कशंस इज टू क्रिएट अवेयरनेस। शायद हम में से बहुत कम लोग जानते थे कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ इतने कम प्राइजेस पर अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि अपने लिए बेस्ट देखना है तो हम सीधा सबसे बेस्ट हॉस्पिटल ही ढूंढते हैं, या फिर होता ना जहाँ हमें लगता है कहीं ना कहीं की चीज़ महंगी होगी, या जैसे एजुकेशन में है हमें लगता है कि स्कूल की फ़ीस अगर ज़्यादा है तो ही वो स्कूल अच्छा है। सेम गोज़ फॉर हेल्थ, कि हमें लगता है कि कहीं पे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा वहाँ पर आपकी केयर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जहन में से अब निकलेगा और लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उतने ही बेधड़क होकर जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक बार मैं गोयल साहब से ये जानना चाहती हूँ कि आगे कैनविन को जितना खूबसूरती से आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है शहर में, तो आगे का क्या प्लान है? देखिए, मैं सीएमओ साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि यदि रियल में डेवलपमेंट देखनी है तो पार्टनरशिप मॉडल ही द बेस्ट है। जो पीपीपी मॉडल हो या हम किसी कॉरपोरेट के साथ पार्टनरशिप करें, तो सरकार, एनजीओ, कॉरपोरेट, एग्जीक्यूटर, इन सब के बीच में जब पार्टनरशिप होगी तब जाके वो भी बैलेंस्ड एंड होलिस्टिक। मैं डेवलपमेंट को भी ऐसे ही मानता हूँ। ग्रोथ की डेफिनेशन को रियल मायने में समझना पड़ेगा। जब हर एक व्यक्ति की डेवलपमेंट होगी होलिस्टिक, बैलेंस एंड सस्टेनेबल, तो उसका एक कंबाइंड जो रिजल्ट आएगा दैट इज ग्रोथ। और ग्रोथ में भी हमारे गुरुग्राम की यदि हम बात करें, गुरुग्राम का हर परिवार वो स्वस्थ भी हो, शिक्षित भी हो, रोजगार भी उसके पास हो, सामाजिक सुरक्षा भी उसके पास हो, और उन सब के साथ साथ एक मनोबल उसका अच्छा हो, तब जाके वो शहर उसकी ग्रोथ के मायने उसको लगते हैं। तो इसमें हमने इसकी परिभाषा जान ली कि ग्रोथ की परिभाषा क्या है।
इसका एग्जीक्यूशन का रोड मैप क्या होगा? ये रोड मैप भी वो जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट है, एक CSR एक्टिविटी, मान लो CSR का फंड उनका आता है, एग्जीक्यूटर के तौर पे यदि हम देखते हैं बहुत सारी NGO ऐसी है, यदि हम उसको थोड़ा एम्पावर करते हैं, जैसे आप एक विचारों में समाज को मनोबल देने का, विचार देने का काम इस सब्मिट के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें अवेयरनेस का काम आप लोग कर रहे हैं। हर व्यक्ति को, हर संस्था को और खास तौर पर सामाजिक संस्थाओं को इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा। जैसे दीपक मैनी जी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे हमारे SP अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, ये रियल मायने में इंडस्ट्री को अवेयर करके इसकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी NGO हैं, तो इन NGOs को हमें एम्पावर करना पड़ेगा और सही मायने में जो काम करता है उसको प्रशासन उसको रिवार्ड अवार्ड दे, एप्रिसिएशन दे। इस तरह से मीडिया भी, हम सब लोग मिलकर जब एक विचार पे काम करेंगे तो हमारा गुरुग्राम आगे बढ़ेगा। और एक मॉडल क्रिएट करें, जब एक मॉडल क्रिएट होता है किसी सोसाइटी का, जैसे इंदौर को हम एक मॉडल के तौर पे देखते हैं कि वहाँ पे हर एक नागरिक उसकी जिम्मेदारी लेता है कि कचरा नहीं फैलाएंगे। जैसे मनीष सिंघल जी बैठे हैं, इन्होंने लॉजिस्टिक में और वेयर हाउसिंग में इतने अच्छे काम किए कि उन्होंने मॉडल क्रिएट किया किसे कैसे हम सर्विसेज को अफोर्डेबल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब मिला के एक फॉर्मूला बनेगा, एक मॉडल क्रिएट करेंगे, तो उनको अलग अलग शहरों में हम ले जा सकते हैं, अलग अलग जिले में ले जा सकते हैं। तो कैनविन फाउंडेशन भी संकल्पबद्ध है। जिस तरीके से हमने हेल्थ पे एक मॉडल क्रिएट किया, इसी तरीके से अब रोजगार पे हम काम कर रहे हैं, महिला कौशल पे हम काम कर रहे हैं, हमने CSC सेंटर के माध्यम से काम किया। हर एक विषय पे, अगला विषय हमारा शिक्षा होगा। तो राजनीति और वो सारी बातें तो बात की है, हमें ग्राउंड पे रियलिटी में काम करना पड़ेगा। उसका जो आउटकम होगा और आउटकम के तौर पे जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स बन के आएगा, तो एक मॉडल क्रिएट होगा। मैं तो उसको देख पा रहा हूँ, अगले 3-4 साल में मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा गुरुग्राम कैसे विकास करने वाला है। और उस विकास में कहीं ना कहीं जो नवीन भाई का भी संकल्प है, वो संकल्प हमारे गुरुग्राम को एक नई दिशा ग्रोथ की और डेवलपमेंट की और ह्यूमन डेवलपमेंट की देने वाला है। और उस पर हम संकल्पबद्ध तरीके से बिल्कुल एक टाइमलाइन के साथ रोड मैप पे हम काम कर रहे हैं और गुरुग्राम उसका साक्षी बहुत जल्दी बनने वाला है। गुरुग्राम से आगे की बात करें तो क्या हम आसपास के गांवों में भी ये फैसिलिटीज शुरू करने का कहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो बच्चे वो एक लेके आए थे, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा राज भाई को कि इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करके जो हमने ये एक सबमिट रखा, क्योंकि हम देखते हैं कि आइडिया कहाँ से आएंगे, बच्चों से आएंगे। तो उस एक ही फ्लायर में उन्होंने सारे पॉइंट लिख रखे थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मतलब हर पॉइंट था उसके अंदर कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो निश्चित तौर पे हमारे इंडिया की यदि हम डेवलपमेंट देखते हैं तो वो तभी होगी जब ग्रामीण विकास होगा। और ग्रामीण विकास में एग्रीकल्चर भी आती, ग्राम के लोग भी आते हैं। तो हेल्थ मॉडल को, और मैं अप्रिशिएट भी करूंगा हमारे CMO साहब का, मैंने इतना डायनेमिक अफसर नहीं देखा आज तक। कि मैंने तो कोरोना में इनके साथ काम किया है। 8 बजे कोई अफसर अपने सारे एम्प्लॉय के साथ लेके बैठा हुआ है, वो 2 घंटे उनके साथ प्लानिंग कर रहा है। कौन अफसर ऐसा देखा है? तो इस तरह से हमें गांव-गांव जाके उस मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा और हम सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस पर मॉडल क्रिएट करके काम कर सकते हैं। बहुत, ये तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए सर के लिए। और सिंस टाइम इज़ द कंस्ट्रेंट, आखिरी सवाल मैं सर से लूँगी। सर, ये जो एक वैक्सीनेशन के लिए जो हमारे दिल में सब में आया है एक डर की, हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं वो वैक्सीनेशन के बाद केसेस बढ़े हैं, तो इस पर आप थोड़ी सी क्लैरिटी हम चाहेंगे कि या वाकई ये सच है या फिर कहीं ना कहीं ये एक होता है ना रूमर क्रिएट किया गया है। इस पे मैं आता हूँ। पहले तो अभी DP गोयल जी ने जो बातें की, और डेफिनेटली आपने इससे पहले भी जिक्र किया था, तो PPP के साथ NGOs का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट। और कैनविन एक ऐसी संस्था रही है जिसने हमेशा एक हेल्थ में एटलीस्ट न केवल हमारे साथ बल्कि सभी समाज के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया, और आप सभी ने भी अप्रिशिएट भी किया। इट इज़ अप्रिशिएबल। दूसरी बातें वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन की, क्योंकि आपने कहा कि अंत में जानना चाहते हैं, तो उससे पहले अभी मैं एक बार फिर जिक्र करूंगा आपके पहले सेशन का, जब बात हो रही थी तो आई रिमेंबर निशु वाज सेइंग समथिंग अबाउट इनोवेशन एंड AI। चलिए, AI एक डिफरेंट टॉपिक है। AI तो अब आपकी ज़िंदगी होगी आने वाले दिनों में, लेट मी टेल यू। फायदे हैं लेकिन हाँ, नुकसान। वो तो फिर हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान तो बाद में करेंगे, बट अपनी लाइफ अब AI होने वाली है, सारी उसी पे डिपेंड कर।
इनोवेशंस की अगर हम बात करें तो हमने वैक्सीनेशंस के, आपने कहा तो दोनों में इसलिए जोड़ रहा हूँ, हमने इतनी इनोवेशंस की कोविड के टाइम पे और वैक्सीनेशन के टाइम पे कि हमें फ़ख्र है आज भी कि हम हिंदुस्तान में, अभी आप जो कह रहे थे ना कि हरियाणा का स्टेटस, तो चलिए हम नंबर 1 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन में, कोविड वैक्सीनेशन में गुड़गांव नंबर 1 पर लास्ट में फिनिश किया गया। और ऐसे ऐसे इनोवेशंस किए हमने कोविड वैक्सीनेशन में कि ना केवल भारत सरकार ने बल्कि माननीय प्रधानमंत्री ने, अगर जी ने कहूँ मैं, और इवन विदेशों तक, वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल में भी ये लिखा गया कि वैक्सीनेशन किस तरह से की जा सकती है, वो सीखना है तो गुड़गांव से सीखें। और एक जो हमारा प्रयास रहा था मॉल्स में ड्राइव थ्रू के थ्रू वैक्सीनेशन करना, वो शायद हिंदुस्तान में सिवाय हमारे यहाँ कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। और लोगों ने हमसे यहाँ आके पूछा कि किस तरह से किया। चलिए, बहुत सारी इनोवेशंस और भी हुई थी, वो फिर किसी और दिन। आपके सवाल का जो बेहद ज़रूरी है, हर वैक्सीनेशन के मैडम डेफिनेटली लता जी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो फ़िलहाल कोविड के नाम पे या वैक्सीनेशन का ये किया जा रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड है और ये ऑल सडन कार्डियक डेथ्स जो उससे हो रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीनेशन। नो, डेफिनेटली आई कैन नॉट से, बट स्टिल आई एम इंसिस्टिंग एंड सेइंग नो। ये नॉन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वैक्सीनेशन के, बट दीज आर इवन नॉट लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हमारे पास ये सडन कार्डियक डेथ्स पहले भी रिपोर्ट होती थी, दे वर नोन अर्लियर आल्सो, लेकिन अब क्या है कि हर जगह वो, क्या अभी आप कह रहे थे ना कि एआई हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, तो वो कैमरा, डिजिटलाइजेशन, वो हर जगह अवेलेबल है। और समाज और माहौल ऐसा हो गया कि अगर लोग, औरों की छोड़िए, मैं खुद अपने कमरे में जो है ऑफिशियल कमरे में, मैं 2-2 कैमरे में रहता हूँ, तो कुछ भी अगर छोटी सी भी छोटी बात होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है और वो रिपोर्ट हो जाती है। दैट इज़ द ओनली रियल रीज़न, अदरवाइज देर इज़ नो डेफिनेट rise in sudden cardiac deaths in the last 1 year or 2 years, even after post-COVID vaccination. So don't be so afraid कि कोविड वैक्सीनेशन से नहीं हुआ। ये कोविड वैक्सीनेशन रादर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान बहुत जल्दी और बहुत अर्ली फेज में रिकवर कर पाया, और सबसे बेहतर प्रयास जो है हिंदुस्तान का रहा। कुछ सालों में हमने ये तो देखा है कि अब जो हार्ट अटैक्स के जो केसेस हैं वो कम एज ग्रुप में भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो कैन लाइफस्टाइल बी अ रीज़न बिहाइंड? ये आपने ज़्यादा, अगर मैं बात कहूँ जो कॉमन है, दिस इज़ द मेन रीज़न। नाउ हम लोगों की लाइफ स्टाइल के साथ साथ जो अभी तक उसमें हम खान पान की बात कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर अब हो चुका है। बल्कि रादर आजकल आप देखेंगे तो ये वर्किंग प्लेस में भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, और उसमें स्ट्रेसर में आपका कलीग भी हो सकता है। स्ट्रेसर में वो जो एनवायरनमेंट टोटल है उसमें कलीग से लेके आपका वर्किंग प्लेस, आपका काम, आपकी वे ऑफ वर्किंग, सब कुछ शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा है जो स्ट्रेस फैक्टर जो है। और उसका एक रीज़न और भी है, अब हम लोगों के पास जॉब करने के लिए हमें लगता बड़ा इजी है, एवरीबडी वांट्स टू गो, कोई नोएडा जाना चाहता, कोई दिल्ली या कुछ, वो चीज़ें ट्रैवल करने में, जो चीज़ पहले हम खेलने कूदने में, एक्सरसाइज में, या सुबह उठ के रूटीन में भी जिसको कहना चाहिए ना अपना लेजर टाइम में था ना, वो अब हम ट्रैवलिंग में बिताने लगे। तो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू क्रिएट, और जब जो मौका मिलता है उसके बाद फिर वहीं आ रहा हूँ मैं, उन इशू सोचेंगे कि मैंने गलत बोल दिया कि एआई और इंटेल, वो फिर शाम को फिर हमने एक ही चीज़ है हमारे पास, जब मौका मिलने के लिए, आई एम सॉरी टू से, इस मंच पे मैं कह रहा हूँ, लोग वॉशरूम तक भी बगैर फ़ोन के नहीं जा पा रहे हैं। तो दिस दैट, और वो आपको लेजर टाइम नहीं है, वो आपका स्ट्रेस घटा नहीं रहा है, इट्स गोइंग टू क्रिएट समथिंग मोर स्ट्रेस। सो चीज़ें हमें बदलनी पड़ेगी शायद, और हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। संभवतः वो कुछ लोगों के नहीं, क्या लोग अपनी अपनी डीपी या अपना अपना प्रोफाइल लगाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रोफाइल में कुछ ऐसा लगाना रहेगा कि नो फ़ोन कॉल्स, नो मोबाइल आफ्टर 7 PM। कुछ तो टाइम आप अपने आप को दीजिए। तो विच रिमाइंड्स मी कि एक और रीज़न है जो हम सबकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ पोल्यूशन। फिर से अक्टूबर नवंबर के आसपास वो स्मॉग वाली जो सिचुएशन होगी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्लान है, तो सर ज़रूर शेयर करिए। डेफिनेटली पिछले साल के अगर हम बात करें तो शायद ऐसा नहीं हुआ था, और उसमें कुछ कामयाबी भी मिली सभी। फिर वही मैं जिक्र करूँगा, NGOs के अलावा हमारा सबका एक साथ रोल होगा, और हम इंडिविजुअली किसी को भी हम उसके लिए दोष नहीं दे सकते, पराली को दोष नहीं दे सकते। हम संभवतः हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी।
प्रोबेबली आने वाले दिनों में फिर वही चीज़ होगी। तो वो एक जो ट्रेंड है व्हीकल्स को लेके और पोल्यूशन को लेके, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन हाँ, एज सच हेल्थ से रिलेटेड अगर हम उसमें कर सकते हैं तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हम खुद अपना लाइफस्टाइल, तो फिर वही वाली बात है कि हमें घर से अब ये परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को चेंज इस तरह से करना पड़ेगा। यूज़ ऑफ आपका एयर कंडीशंस जो है उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। आप जब तक ठीक ये चीज़ें, मैं ये नहीं कह सकता स्ट्रेट अवे आप बंद कर दीजिए एयर कंडीशंस कल से यूज़ करना, नहीं, बट वी कैन हैव सम अल्टरनेटिव्स। जब तक आपका एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी 40 या 50% के आसपास नहीं है, उससे पहले आपका सपोज करिए सिंपल वाटर कूलर, दे आर हाईली इफेक्टिव, वी कैन यूज़ दैट। मतलब आम लोगों को अपने लेवल पर भी Yes. कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हम Global- ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करता है, एक बंदा एक गाड़ी लेकर जा रहा है नोएडा तक, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। जब हम शुरुआत करेंगे तो शायद बदलाव भी हम लोग महसूस करेंगे। डेफिनेटली, तो क्योंकि this- हम हेल्थ सेक्टर से हैं, वी कैन ट्रीट बट वी कैन एजुकेट हाउ टू अवॉइड दैट्स ऑल, बट देयर आर सम सर्टेन पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे। Well, that brings our this session to the end. Thank you so much both our panelists. Thank you so much for joining us. धन्यवाद today. लता।